नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से थोड़ी ही देर बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट 28 साल पुराने बाबरी केस में फैसला सुनाने वाली है। जज एसके यादव कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। सभी आरोपी भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, बैठ चुके हैं। आज कोर्ट में 32 आरोपियों पर फैसला आना है। केस से जुड़े आरोपी साध्वी रितंबरा, चंपत राय, महंत धर्मदास, रामविलास वेदांती और साक्षी महाराज इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है। इसके साथ ही रामजी गुप्ता, ओम प्रकाश पांडे, पवन पांडे और अग्रवाल बंधु भी कोर्ट रूम में मौजूद है। बेसब्री से इंतजार इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी अपने घर पर मौजूद हैं और साथ ही मुरली मनोहर जोशी वो भी अपने निवास स्थान पर मौजूद है। उम्र ज्यादा होने का हवाला देते हुए उन्होंने ये छूट मांगी है घर पर अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ बैठकर आज वो ये कोर्ट का फैसला सुनने वाले हैं। उमा भारती कोरोना का इलाज एम्स में करवा रही हैं, वो भी कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, लेकिन आज नजरें सबकी लगी हुई हैं सीबीआई की ये विशेष कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन नारा, देवेंद्र पराशर, मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर से विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ है, मनीष भट्टाचार्य और दिल्ली से गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले पवन नारा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, कितनी देर में फैसला सुनाएगी कोर्ट? जी, आपको बता दें कि जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। फैसला कभी भी बताना शुरू हो सकता है, लेकिन अदालत के सामने का सन्नाटा बता रहा है कि सभी जो आरोपी हैं उनकी धड़कनें इस वक्त रुकी होंगी। इस पूरे मामले में जैसे ही फैसला आएगा, इस फैसले को सुनने के लिए 26 लोग यहां मौजूद होंगे। कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 का देहांत हो गया। आपको बता दें कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, एक लाखों कार सेवकों के खिलाफ और एक 8 लोगों के खिलाफ नामजद थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। बाद में ये सारे मामले जो नामजद एफआईआर थी उसको सीआईडी को सौंपा गया था और जो लाखों कार्य सेवकों के खिलाफ थी उसे सीबीआई को सौंपा गया था। बाद में ये दोनों ही मामले 1993 में सीबीआई को दे दिए गए और 28 साल की लंबी सुनवाई के बाद, आपको बता दें 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उसके बाद डे टू डे हियरिंग हुई और अब ये वक्त आया है कि आज फैसले की घड़ी है और सब फैसले पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जो आरोपी यहाँ पहुंचे हैं, एक तरफ ये कहा गया चार्जशीट में कि पूरे षड्यंत्र के तहत इस बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, तो वहीं जितने भी आरोपी बनाए गए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक साजिश से प्रेरित हम पर आरोप लगाए गए हैं। किन किन सबूतों को आधार इसमें आज माना जाएगा, किन की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है देवेंद्र? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि क्या उस जगह पे आपकी मौजूदगी थी, इन लोगों की उनमें से उस जगह पे मौजूदगी थी। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लेते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से जब पूछा जज ने तो उन्होंने बाकायदा बताया कि हाँ, मैं उस जगह पे मौजूद था और जो विवादित ढांचा है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर आप मौजूद थे, उस बात को भी उन्होंने कहा कि हाँ, उस जगह पर वो मौजूद थे। फिर उसके बाद जब उनसे ये कहा गया कि जो आपका भाषण था वो भड़काऊ था, वो एक आपराधिक साजिश के तहत आता है, उस बात से लाल कृष्ण आडवाणी ने सीधे सीधे इनकार किया। उनका ये कहना था कि क्योंकि मेरी मौजूदगी कार सेवा के लिए थी और कार सेवा के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिया था, तो ऐसी स्थिति में किसी साजिश की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। दूसरी चीज़ उनसे बताई गई कि एक दिन पहले विनय कटियार के घर पे, यानी कि 5 दिसंबर 1992 को विनय कटियार के घर पे आप सभी लोगों की बैठक हुई थी और वहाँ पे ये तय कर लिया गया था कि इस विवादित ढांचे को गिराया जाएगा। तो उन्होंने सीधे इस बात से इनकार किया कि ये गलत आरोप है। वो जो बैठक थी वो सिर्फ इस लिहाज से थी कि कार सेवा किस तरह से करनी है, लोगों का जो जमावड़ा होना है उन्हें किस तरह से नियंत्रित रखना है, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे अखबार और टेलीविजन के मीडिया क्लिप्स उनको भी सबूत बनाया गया। उनसे ये भी पूछा गया कि समस्तीपुर में आपको गिरफ्तार किया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी का बोलना था कि हाँ, उनकी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई थी, लेकिन उस गिरफ्तारी को लेकर जो चीज़ें रिपोर्ट की गई थी वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी। साथ ही साथ जो यानी देवेंद्र, आप ये कह सकते हैं, गौनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, बयानों को आधार बनाया जाएगा, वीडियो क्लिपिंग्स को आधार बनाया जाएगा, अखबारों की कटिंग्स को आधार बनाया जाएगा। इन क्या क्या वो अहम पॉइंट्स हैं, वो मुद्दे हैं जो आज अपनी भूमिका निभाने वाले हैं?
देखिए, जिस तरह हमारे सहयोगी देवेंद्र ने बताया कि क्या क्या सबूत जो है वो कोर्ट में पेश किए गए, किन किन दस्तावेजों को रखा गया, इसके अलावा कुछ ऐसे पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे जिन्हें उस वक्त कोर्ट की तरफ से गवाह बनाया गया, उन्हें समन भेजा गया सीबीआई की कोर्ट की तरफ से, उनकी गवाही दर्ज की गई, क्योंकि कई एफआईआर ऐसी थी जो कि पत्रकारों के द्वारा वहां पर दर्ज की गई थी। कुछ पत्रकारों के साथ उनका कहना है कि वहां मारपीट हुई थी, उनके कैमरास को तोड़कर छीनकर तोड़ दिया गया था, तो उनकी तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई थी, इसीलिए उनकी भी जो गवाही है वो भी इस मामले में अहम मानी जाएगी। वहीं इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये मामला जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आया तब इस मामले में जो जॉइंट ट्रायल है वो नहीं चल रहा था, कार सेवकों के खिलाफ अलग चल रहा था और जो बीजेपी के नेता है उनके खिलाफ अलग चल रहा था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तब 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले का जॉइंट ट्रायल चलाया जाए और लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ही इस मामले का जॉइंट ट्रायल चलाए। और उसके बाद से 2 साल का वक्त दिया गया था, 2019 में ये ट्रायल खत्म होना था, 2019 में फैसला आना था, लेकिन जो एसके यादव जज हैं उनकी तरफ से 1 साल का और वक्त, थोड़ा और वक्त मांगा गया और उसके बाद कोर्ट की तरफ से 30 सितंबर 2020 यानी कि आज का दिन एक आखिरी फाइनल डेडलाइन जो है वो तय की गई थी और आज के दिन ही फैसला सुनाया जाना था, जिसके बाद अब ये फैसला जो है वो आज अभी कुछ ही देर में यानी कि कुछ मिनटों में कहें तो फैसला आ जाएगा। हालांकि कई ऐसे दस्तावेज इसमें थे, इतनी ज्यादा गवाहियां थी, करीब 351 के आसपास जो गवाह है वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो फैसले की कॉपी है वो भी काफी लंबी मानी जाने वाली है कि ये जो फैसले के ऑर्डर की कॉपी है वो कई 100 पन्नों की हो सकती है। अब जैसे ही कुछ देर में फैसला आएगा तो अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी हैं, इन पर अगर इनके दोषी पाए जाते हैं और बात करेंगे गौनिका, लेकिन उससे पहले एक और जो महत्वपूर्ण बात है पवन, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि बाबरी ढांचे को गिराना कानून के शासन का उल्लंघन था, जो भी हुआ गलत हुआ, उसे ठीक किया जाना आवश्यक है। अगर हम ये पढ़ते हैं तो आज के फैसले पर क्या इसकी भी छाया देखी जाएगी? देखिए, कानून की दृष्टि में जिस तारीख को मामला दर्ज हुआ उस दिन क्या कानूनी स्थिति थी वो मायने रखती है। भले ही अब वहां राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई हो, पूजन हो गया हो, लेकिन उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब ये मामला, ये एफआईआर 1992-93 में दर्ज की गई, सीबीआई के द्वारा ट्रांसफर की गई, तब स्थिति क्या थी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी का ढांचा गिराया जाना गलत था, ये जिस वक्त कार्रवाई की गई वो कानूनन गलत था और उसी पर फैसला होगा। राम मंदिर का निर्माण और बाबरी ढांचा गिराए जाने के लिए दोषी या नौ दोषी, इन दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये गैर कानूनी था और इस पे काम होना चाहिए। इसके अलावा देवेंद्र प्राशा, इसी बात को अगर हम और आगे बढ़ाएं, सरकारी पक्ष ने तस्वीर जी पवन बताएं। एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको। साक्षी महाराज यहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि साक्षी महाराज सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं और वो भी इस मामले के आरोपी हैं और वो अब इस वक्त कोर्ट में अंदर जा रहे हैं। 5 उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी विजेता वाली भूमिका। हालांकि साक्षी महाराज के वकील जो बाहर आए थे उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के जरिए के वजह से एफआईआर दर्ज की गई थी, ना कि किसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के आधार पर। और अब जब साक्षी महाराज अंदर जा रहे थे तो मुट्ठी दिखाते हुए अंदर गए हैं। इसी तरह के विजेता के भाव के साथ ये केवल साक्षी महाराज नहीं, साध्वी रितंबरा भी जब आ रही थी तब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमने जितने भी अभी तक नेताओं के बयान सुने, सब लोग हर्षित नजर आ रहे हैं कि जो राम का काज था वो हमने किया। देवेंद्र, जो साक्षी महाराज की बॉडी लैंग्वेज पवन नारा बता रहे हैं, इसका क्या मतलब हम समझें? और देखिए, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप सरकार की बात कर लें, चाहे यूपी सरकार की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें या बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात कर लें, तो लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामाजिक माहौल खराब करने का मैसेज दिया जाए। और बीजेपी की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर क्योंकि मामला कोर्ट में था तो उस लिहाज से लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर जब इनकी कोर्ट में पेशी होनी थी तो कोर्ट में पेशी से पहले खुद गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र यादव जो कि इस पूरे मामले को एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अधिवक्ताओं की टीम को, तो वो सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उस पेशी से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को बाकायदा ये ब्रीफ किया गया था कि किस किस चीज को किस तरीके से पेश करना है। तो कानूनी तौर पे जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ी जानी चाहिए, पार्टी के नेताओं से लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह मैसेज बार बार दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाए। जब हमने ये पूछा कि अगर कोर्ट का फैसला इन नेताओं के खिलाफ आता है, इन बड़े नेताओं के भी खिलाफ आता है, तो उनका यह कहना था कि उसके बाद जारी तौर पर अपील की जाएगी, जो तमाम कानूनी विकल्प है वो खुले रहेंगे। लेकिन ये भरोसा भी जताया गया कि जिस प्रकार से कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी चीजें रखी गई हैं, इन लोगों का ऐसा भरोसा है कि उसमें इन्हें क्लीन चिट मिलेगी। और जो राजनीतिक आरोप की बात कही जा रही है, इनको ऐसा भरोसा है कि शायद कोर्ट में वो अपनी बात ठीक तरीके से रख पाए। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला किस तरह और इसी का इंतजार इस वक्त जयपुर में भी हो रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, आचार्य धर्मेंद्र के घर से आप जुड़े हुए हैं। मनीष, आज जयपुर में क्या स्थिति है, आचार्य धर्मेंद्र के घर पर क्या स्थिति है, क्योंकि थोड़ी देर में बस फैसला सुनाएगी कोर्ट। देखिए, बिल्कुल आचार्य धर्मेंद्र के घर पे टकटकी लगा के टीवी देख रहे हैं कि आखिरकार क्या फैसला आता है। हालांकि आचार्य धर्मेंद्र पहले ही यहां से निकल गए थे, 2 दिन पहले ही लखनऊ में है। सुबह मेरी उनसे बात भी हुई है, अपने वकील विमल श्रीवास्तव और के मिश्रा के साथ वो वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जुलाई में सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, उन्होंने बयान दिया भी। और उसके बाद आज जब हमने उनसे पूछा कि आज चूंकि फैसला आने वाला है, आपका क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक साजिशन के तहत उनका भी नाम इसमें फंसाया गया है। हालांकि फैसला जो भी आएगा वो सर्वमान्य है, लेकिन धड़कनें जरूर भरी हुई हैं। और यही वजह है कि जयपुर में भी जो भी आचार्य धर्मेंद्र के जितने भी समर्थक हैं या उनका पूरा परिवार है, वो अब इसी बात का इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट में फैसला आए। क्या फैसला आता है ये वाकई में देखने वाला होगा। जी, विजयलक्ष्मी मुरली मनोहर जोशी के घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त उनके घर पर कौन कौन है, वहां पर भी इंतजार हो रहा होगा कि कोर्ट फैसला सुनाए। मीनाक्षी, देखिए, घर का दरवाजा जो है वो बंद है। 5-6 रायसीना रोड जो है वो मुरली मनोहर जोशी जी का रेजिडेंस है दिल्ली में। घर अभी सुबह से उनका गेट नहीं खुला है, अंदर वो घर में है, क्योंकि 3 लोग हैं इस पूरे केस में, 3 आरोपी जिन्होंने स्पेशल एग्जेम्पशन मांगा है कोरोना के चलते और अपनी एज के चलते कि वो आज अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे। वो एग्जेम्पशन उन्हें अदालत के द्वारा दिया भी गया है। मुरली मनोहर जोशी की अगर हम बात करें तो इस पूरे केस में एक अहम किरदार वो भी हैं। जुलाई 2020 में ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सीबीआई जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर अपने उनसे 1050 सवाल मीनाक्षी पूछे गए थे। जब जुलाई 2020 में उन्होंने डिपोज किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, 1050 सवालों की लंबी फहरिस्त थी। हर सवाल का जवाब दिया गया, तमाम चीजें उनसे पूछी गई। मुरली मनोहर जोशी ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अपने बयान दर्ज कराए थे उसमें यही कहा था कि ये जो तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं और उस समय की जो केंद्र सरकार थी उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से ही ये तमाम केसेस उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं, जिस पर जज ने उनसे कहा था कि ये सीबीआई जो गवाह पेश करिए क्या ये भी राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि ये आपके खिलाफ कुछ बातें कह रहे हैं। उस पर मुरली मनोहर जोशी ने इस तरह की बात की थी कि ये जो तमाम गवाह हैं इनके ये जो बातें कह रहे हैं वो भी राजनीति से प्रेरित लगती हैं। तो इस तरह की बातें जो है जब उन्होंने डिपोज किया था सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के सामने जुलाई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उन्होंने कहा था राजनीति से प्रेरित है। ये तमाम जो और आरोपी हैं वो भी ये बात लगातार कहते आ रहे हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर पूरी दुनिया की निगाहें पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि काफी अहम ये केस है और एक बहुत लंबा केस है। 28 साल हो गए 1992 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो काफी लंबा ये केस चला। 17 आरोपियों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है। लंबी वाद विवाद जिरह जो है इस मसले पर हुई। अब आज कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि पूरा जो मसला है, पूरा जो मामला है वो राजनीतिक षड्यंत्र, पर अपना फैसला राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन वहीं सीबीआई की चार्जशीट ये कहती है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बल्कि ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए षड्यंत्र बनाया गया। और गोनिका, इसी में एक और आरोपी है कल्याण सिंह, उनके बारे में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नेताओं के साथ, यानी जिसमें मुरली मनोहर जोशी का नाम भी शामिल है, उनके साथ जाकर अयोध्या में ये शपथ ली थी विवादित स्थान पर कि यहाँ मंदिर का निर्माण होगा, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। इस तरीके से आरोप मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा कल्याण सिंह पर भी।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इन सभी जो नेता हैं इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की वो 153 ए, बी, इसके अलावा 295 और 505 ये धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें एक राजनीतिक जगह पर जाना, वहां पर जाकर लोगों के बीच में इस तरह का भाषण देना जो कि भड़काऊ भाषण है और दो कम्युनिटीज के बीच में किसी भी तरह का विवाद पैदा कर सकता है, और उसके बाद दंगे भी हुए। इसके अलावा किसी राजनीतिक जगह पर जाकर उस जगह को तोड़वाना, ये भी इन धाराओं में शामिल है। तो अगर इनकी बात करें, अगर इस मामले में ये सभी नेता जो दोषी पाए भी जाते हैं तो करीब मैक्सिमम जो है वो 3 साल की सजा इनको होगी, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, और जब तक हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग रहेगी तब तक इन्हें अगर जो सजा मिली होगी वो जो है तो कुछ तब तक सस्पेंड हो जाएगी, और उसके बाद अगर ये बेल अप्लाई करना चाहें इसी सीबीआई कोर्ट में तो इन्हें बेल भी मिल सकती है। सभी बेलेबल ऑफेंस हैं। इसके अलावा जो कई ऐसे नेता हैं जिसमें कि लल्लू सिंह शामिल हैं या कई ऐसे कारसेवक हैं जिन पर डकैती का आरोप है और इन्हें अधिकतम जो है वो 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिन पर जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसे डिस्ट्रॉय करने का आरोप है, उन पर भी कई ऐसे जो है कई साल की उन्हें सजा हो सकती है। तो अगर मुख्य जो नेता है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह, इसके अलावा उमा भारती, ये सभी जो नेता हैं इन्हें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, और सभी इनके जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। और अगर ये बेल अप्लाई करना चाहे सीबीआई की कोर्ट में आज या अगले 1 से 2 दिन में, तो इन्हें बेल भी मिल सकती है, और तब तक के लिए इनकी सजा जो है वो भी सस्पेंड रह सकती है। हालांकि ये देखना होगा क्योंकि सीबीआई ने जो है मुख्य तौर पर सभी जो गवाह है, गवाहियों के आधार पर ही अपनी पूरी चार्जशीट तैयार किया, उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया है। तो ये अभी जो चार्जशीट में जो चीजें कही हैं, जो गवाह जो पेश हुए हैं, इसके अलावा ये भी कुछ गवाहों की तरफ से, कुछ पत्रकारों की तरफ से ये भी कहा गया कि 1 दिन पहले पूरी प्लानिंग भी की गई थी, पूरा ट्रायल भी वहां पर किया गया था। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जाए, लेकिन जिस तरह गवाही उनकी तरफ से कोर्ट में दी गई है, जब खुद लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी, तो हम ये कह सकते हैं गोलिका, तो शायद यही कॉन्फिडेंस है जो मुस्कुराहट की वजह भी नेताओं की बन रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन उनके पास अभी भी ऑप्शंस, कानूनी तौर पर विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। लेकिन इंतजार तो पवन हर किसी को आज के फैसले का है, कितनी देर में कोर्ट फैसला सुनाएगी? जी बिल्कुल, सबको इंतजार इस बात का कि कब तक फैसला आएगा। अभी तक अंदर से कोई खबर आई नहीं है कि क्या फैसला सुनाने की प्रक्रिया या लिखवाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि रिलैक्स नजर आ रहे हैं, उमा भारती ने जरूर एक चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष को लिखी थी कि भले ही जो फैसला हो उन्हें स्वीकार है और वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस राम मंदिर के मकसद के लिए एक राजनीतिक मुहिम बनाकर चले और आज वो अपने आप को एक वीर की तरह साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक कॉज के लिए जिंदगी को ये जी यानी पवन, हम ये समझें कि वो बेल के लिए बहुत बड़ी खबर पवन नारा दे रहे हैं इस वक्त स्पेशल कोर्ट से। पवन नारा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी खबर दे रहे हैं कि उमा भारती ने आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी जरूर लिखी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है और अगर उन पर कोई 3 साल की सजा, जैसे गोनिका में ये बता रही हैं कि ऑफेंस जो है 3 साल की सजा तक का है, तो वो कोई बेल अप्लाई नहीं करेंगी। क्या इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है पवन कि वो आगे किसी कोर्ट में फर्दर अपील करेंगी या नहीं करेंगी? इस तरह की भी कोई चाहत उन्होंने रखी है? मीनाक्षी, एक छोटा सा सुधार करना चाहेंगे। ये खत 2 दिन पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि मैं इस वर्डिक्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और जो भी वर्डिक्ट आएगा वो सर माथे पर। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूं कि मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूंगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि अभी फिलहाल वो ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी ये जरूर दी थी कि वो आज आकर अपनी आंखों के सामने अपना फैसला सुनना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव है और रात को बुखार बढ़ा है, इसलिए वो यहां नहीं आ पाई है। लेकिन यहां जरूर उमा भारती कह रही हैं कि जिस कॉज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई वो उसके साथ खड़ी हैं और जो सजा मिले वो उन्हें स्वीकार है। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। किसी भी पल जज फैसला सुनाना शुरू कर देगा इस पूरे मामले पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। इस कार्यक्रम के